कि कितनी शक्ति भगवान ने आपको दिया है कि सब कुछ सह रहे हैं। पीने का पानी नहीं है उनके पास, सांस के बिना इंसान चल नहीं सकता, लेकिन यहाँ आपको ऐसा प्रदूषण मिल रहा है कि आपको दम घुटता है कि आप घर से मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाइए, इवनिंग वॉक करने नहीं जाइए, नहीं तो प्रदूषण होगा तो खांसी होगा, अस्थमा होगा, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं 200 यूनिट, मुझे लगता है कि 25-25 गज के घरों में भी बिजली का बिल जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की इतनी योजना है कि आप 1000 की बात कर रहे हैं, उनको कई हजार मिल रहा है। आज बीजेपी की तुलना जब अपने आप से करेंगे तो बीजेपी 100 पे जाएगा, ये आएंगे 0 पे। लेकिन यहाँ जब से केजरीवाल की सरकार आई है 10 साल से राशन कार्ड ही नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री जी हर एक मुख्यमंत्री को हर एक स्टेट में राशन की व्यवस्था दे रहे हैं। आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। अगर आपको यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत थी तो आपको यूपी बिहार के लोगों को चुनाव ही नहीं लड़वाना चाहिए था। मोदी जी का कहना था कि हमारी तीसरी कुर्सी पे एक महिला होनी चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा पर। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में कल अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा की है और उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद रेखा सिन्हा जी हैं। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है सोशल संवाद में। कल जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक इन दिनों क्या है कि रेवड़ी पर चर्चा भी कर रहे हैं और पद यात्राएँ भी कर रहे हैं। तो कल वो जो है कि बुराड़ी आए थे, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है, किस तरह से आप देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं बुराड़ी की जनता को, बुराड़ी विधानसभा की जो हमारी जनता और हम जनता ही हैं, तो सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि कितनी शक्ति भगवान ने आपको दिया है कि सब कुछ सह रहे हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत 12 गांव हैं और तकरीबन 104 कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी तो पहले थी, आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 130 अनऑथराइज कॉलोनी है। और अनऑथराइज कॉलोनी की क्या दुर्दशा है, और यहाँ के गांव की भी शायद मुझे लगता है वही दुर्दशा है। पीने का पानी नहीं है उनके पास। पहले भी जब हम नए नए आए थे बुराड़ी में, 1500 किलोमीटर दूर से चल के जो व्यक्ति कहता है हम दिल्ली जा रहे हैं, तो गांव के घर के लोग, परिवार के लोग कहते हैं मेरा बच्चा परिवार दिल्ली जा रहा है। लेकिन दिल्ली जब हम आते हैं तो वहाँ गांव से भी बुरी स्थिति मिलती है। पीने का पानी जिससे हमारा जीवन चलता है, और वही अगर आपको साफ नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। सांस के बिना इंसान चल नहीं सकता, लेकिन यहाँ आपको ऐसा प्रदूषण मिल रहा है कि आपको दम घुटता है। लोग 40 साल से ऊपर और 50 साल के बीच के जो लोग हैं उनको हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर युवा शक्ति का थोड़ा बहुत जोश है। लेकिन जो 60 साल से ऊपर हो रहे हैं, लोग शीशा के अंदर बंद करके रख रहे हैं कि आप घर से मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाइए, इवनिंग वॉक करने नहीं जाइए, नहीं तो प्रदूषण होगा तो खांसी होगा, अस्थमा होगा, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी, फिर प्रॉब्लम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी में, जहां अनेक राज्यों से लोग आके रह रहे हैं, उन्हें पानी और शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। दूसरी बात हम आते हैं, जहां तक आप रेवड़ी की बात किए हैं, तो यहाँ जो बिजली के लिए जो कहा जा रहा है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं 200 यूनिट, मुझे लगता है कि 25-25 गज के घरों में भी बिजली का बिल जा रहा है। और लोग हमारे पास पहले भी आते थे और आज भी आते हैं। वहीं पे 25 गज वाले को जो रेड़ी पटरी लगाते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी एक योजना देते हैं कि आप 10,000 20,000 रुपया का लोन ले करके आप अपना रोजगार करो। उसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो लोन लेकर के जब मेहनत करता है तो उसके बदन में स्फूर्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन आप एक चीज बताइए, एक तो गंदा पानी, जब नल आप खोलिएगा तो बाल्टी में जब पानी आता है तो लगता है डीजल वाला पानी आ रहा है। उसके बाद वो पानी पी के बीमार होना है, वो भी रेगुलर नहीं आ रहा है।
वो भी कहीं एक दिन छोड़ के, कहीं 2 दिन छोड़ के, रास्ते में कहीं पाइप फटा हुआ है तो सीवर का पानी भी उसी में आ रहा है, गंदे नाली का भी पानी आ रहा है। और हम कहते हैं दिल्ली में और 20,000 लीटर फ्री पानी आ रहा है। आप हमें एक चीज़ बताइए, अगर साफ पानी आता 20,000 लीटर तब हम फ्री मानते, फिर भी पानी का बिल आ रहा है उनके पास पानी का। एक एक घर में 20-20 रुपया का कैन कम से कम दिन भर में, एक खाना बनाने के लिए, एक पानी पीने के लिए, सुबह और शाम 4 आ रहे हैं तो आप 80 रुपया ही, हम 100 भी नहीं कर रहे हैं, मेहमान आ गया तो 100 भी हो जाएगा। 100 रुपया का पानी अगर आप डेली खरीदते हैं सिर्फ खाना बनाने के लिए और पीने के लिए, तब आपका 3,000 रुपये महीना होता है। और अगर जिसके बदन में, स्किन में एलर्जी हो रहा है तो 100 रुपया और तो 6,000 का तो आप पानी खरीद रहे हैं। कहाँ पानी फ्री है? ठीक है जी, आप महिलाओं को कहते हैं कि हम आपको 1,000 रुपया देंगे। हमारी बहनें इतनी कमज़ोर नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी की इतनी योजना है कि आप 1,000 की बात कर रहे हैं, उनको कई हज़ार मिल रहा है। बिजली पे मैं एक चीज़ कहना भूल गई आपको कि मोदी जी, आप सुने होंगे कि 26 जनवरी में 15 अगस्त में लाल किला से वो कहे सबको कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे सोलर प्लांट के जरिए। उसको व्यवस्था भी मिल रहा है कि आपके घर आदमी जाएगा, सर्वे करेगा कितना यूनिट का सोलर प्लांट लग सकता है, उस हिसाब से आपके यहाँ सारा लगा करके देगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? उसके बाद पानी वाली जो बात आई, पानी वाला में आप ये भी देख लिए 6,000। अब आई बात फ्री 1,000 वाली, कि 18 साल से बच्चियों को जो है कि 1,000 रुपये। जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी सुकन्या योजना के तहत महिला बच्ची जब जन्म लेती है उस टाइम से उसके लिए पूरे जीवन भर का व्यवस्था कर दिए, तो आपका 1,000 रुपया किस लिए लिया जाएगा? वो 1,000 रुपया इसलिए कि हम आपको सीवर कह करके सीवर नहीं बना के दे रहे हैं। पूरे बुराड़ी विधानसभा की, हम पूरी दिल्ली की बात नहीं करेंगे, पूरे बुराड़ी विधानसभा में अगर देखा जाए तो 3 साल से तो 100 फीटा रोड किस हाल में है। जितना देर में बुराड़ी बाईपास से लोग नई दिल्ली पहुंच जाते हैं, उतना देर में बुराड़ी विधानसभा में बाईपास से लेकर के नथुपुरा मोड़ जाने में लगता है। तो आप ये व्यवस्था अच्छा है आपके लिए, या बसों की सुविधा होती और जाम मुक्त बुराड़ी विधानसभा रहता, वो अच्छा था। 10 लाख लोगों का पॉपुलेशन वाले बुराड़ी विधानसभा में बसों की संख्या नहीं है। जो पहले बसें आती थी उसकी हालत क्या थी? अगर इलेक्ट्रिक बस भी आई है तो उसमें भी केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे भारतवर्ष में एक बीजेपी की तुलना अपने आप से करते हैं। आज बीजेपी की तुलना जब अपने आप से करेंगे तो बीजेपी 100 पे जाएगा, ये आएंगे 0 पे। आपको राशन कार्ड की बात हम बताते हैं जी, कि पूरे देश भर में कहीं आप नहीं सुने होंगे कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है जी। लेकिन यहाँ जब से केजरीवाल की सरकार आई है 10 साल से राशन कार्ड ही नहीं बन रहा है। जबकि आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर एक मुख्यमंत्री को हर एक स्टेट में राशन की व्यवस्था दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था दी जा रही है। उसके बाद भी इस तरह का फ्री की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं दिए, क्योंकि कोरोना काल में देश हमारा अस्त व्यस्त हो गया और उसके बाद सबको व्यवस्था, स्वनिधि योजना के तहत 10,000 20,000 का लोन, उसके बाद वैक्सीनेशन की व्यवस्था करके और पूरे भारतवर्ष को जो जिस तरह से आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, एक समय ऐसा था कि हम दूर से कहते थे नहीं बोल दो, हम नहीं है घर में। हालांकि उस टाइम भी भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आपको रोड पे मिला होगा। मैं पार्षद थी, मुझे 2 बार कोरोना हुआ उस टाइम में, लेकिन फिर भी मैं क्षेत्र की जनता से मिलते रही, लोगों से मिलना जुलना नहीं छोड़े। कौन से घर में चूल्हा नहीं जला है, किसके घर में राशन नहीं है, इस व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। देश तड़प तड़प के मर रहा था और इनके लोग ऑक्सीजन को छुपा दिए थे कि हम ब्लैकमेल करेंगे इसको। तो क्या ऐसी सरकार चाहिए लोगों को? ये पेंशन का जो मुद्दा था, पहले का देखिए आप, जिसकी भी सरकार रही हो, हमारी रही हो चाहे किसी और की भी रही हो, पेंशन कभी रुका था क्या? बुजुर्गों का, विकलांग का, विधवा महिलाओं का
आए विधवा और बुजुर्गों को उसका विकलांग का तो फार्म आप भर करके कुछ लोगों को दे रहे हैं लॉलीपॉप के तरह, और 60 साल से ऊपर वाले की क्या कसूर था जो कि उसको आप नहीं दे रहे हैं पेंशन। ये बड़ा सवाल है मैम। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, अरविंद केजरीवाल जो है कि नई नई योजनाओं का जो है प्रचार शुरू कर देते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था दिल्ली को पेरिस बना देंगे, प्रदूषण मुक्त कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर वो हालात है कि जैसे ही हम सड़क पर निकलते हैं वैसे ही क्या है कि पॉल्यूशन से आंखों में क्या है जलन होना शुरू हो जाता है, और आज क्या है कि बीमारियां प्रदूषण के कारण ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि जैसे ही उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो वो क्या कहते हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पहले पंजाब भी बोलते थे, अब तो पंजाब उनके पास है, ठीक है, तो पंजाब का नहीं अब हरियाणा यूपी का नाम है। प्रदूषण पर आप लोगों ने बहुत सवाल निगम में भी दागे थे और विपक्ष में भी आज तक दागते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है इस पर कोई सीधा जो है कि अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। कैसे देख रही हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि दोषारोपण तो किसी पे आप डाल सकते हैं क्योंकि गलती आपकी है, और सबसे बड़ी गलती हम जनता की भी है कि हम सभी ने आपको सिंहासन वाला ताज पे बिठा दिया, ताज सिर पे रख दिया। आज दिल्ली की जनता जब रोड पे निकलती है, एकदम सही सवाल था आपका, सुबह जब आप देखिएगा तो रोड दिखता नहीं है प्रदूषण से, गाड़ियां दिखती नहीं है, ऐसे लगता है कि एकदम कोहरा छाया हुआ है। और जहाँ तक की बात है कि पहले जब भी कोई चीज़ होता था पंजाब से धुआं आ रहा है, पंजाब में पवाली जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब पंजाब का नाम नहीं लेते, अब कहते हैं हरियाणा। अगर वो जला रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो क्या आपने रोकने की कोशिश की? पंजाब वाले को तो पहले रोकेंगे ना, वहाँ आपकी सरकार है। और पहले क्या पवाली नहीं जलता था? तब प्रदूषण कहाँ था? आपने उसकी व्यवस्था नहीं की। अगर आप व्यवस्था करते तो आज दिल्ली प्रदूषण में नहीं पीड़ित रहता। आप पूरे भारतवर्ष का जब देखते होंगे प्रदूषण का लेवल, तो सबसे ज़्यादा आपको दिल्ली में मिलता होगा। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं उसका 10 साल आयु कम हो रहा है। आप हमें व्यवस्था दे रहे हैं या हमें मौत के किनारे ले जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल उठता है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जो है कि आप कह रही हैं कि व्यवस्था की बात आती है या कुछ काम की बात आती है तो सीधा वो कभी एलजी और कभी क्या है कि विपक्ष या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए जो है कि जैसे वो आंदोलन के समय क्या है कि उस टाइम जो सरकार बैठी थी कांग्रेस की, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। बीच में उन्होंने अरुण जेटली के ऊपर भी उस टाइम आरोप लगाया था, उसके बाद माफ़ी मांग ली थी। आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण से लेके ट्रैफिक जाम तक की समस्या है, तमाम मुद्दे हैं, आप लोग किस तरह से इसको हैंडल करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको, ये भ्रष्टाचार भाजपा भ्रष्टाचार ये शब्द कहते हैं। आज आप एक चीज़ बताइए, जल बोर्ड का कितना बड़ा घोटाला है, आज पानी क्यों नहीं आ रहा है? जब आप पहले ही इतना तगड़ा घोटाला कर देंगे करोड़ों में, 1000 करोड़ों में, तो फिर पानी कहाँ से आएगा? ना आपके पास मरम्मत के लिए पैसा बचेगा, आप जल बोर्ड के लोगों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं, तो काम कौन करेगा? अगर आपको भूखे 12 घंटा छोड़ दिया जाए तो 13वां घंटा आप कहिएगा चलो मैं तो काम ही नहीं करता जी। जब पेट ही नहीं भरा है तो काम कैसे करेंगे? तो जब आपका पहले ऑलरेडी इतना तगड़ा घोटाला आप जल बोर्ड में कर चुके हैं और अभी तक कर रहे हैं, तो यहाँ पीड़ित हैं लोग। ऐसे ही प्रदूषण के लिए आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। मुझे अच्छी तरीके से याद है, विज्ञान भवन में एक नितिन गडकरी जी का, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हमारे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उस कार्यक्रम में बोले थे, केजरीवाल जी भी थे वहाँ, बोले केजरीवाल जी दिल्ली को मैं जाम मुक्त और प्रदूषण से छुटकारा दिलवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। क्या उन्होंने काम किया? उस टाइम सिर्फ इतना बोल दिए, हाँ नितिन जी बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं तो क्या आप उनसे सलाह लिए? क्योंकि वो बीजेपी वाले थे।
आज भी जो दिल्ली के अंदर रोड और सड़क का जो जाल बिछा है ना, वो भी केंद्र सरकार का है, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं बुराड़ी का कोई ऐसा गली नहीं है, जड़ौदा की तो हालत खैर थी ही खराब, जितने भी मेन रोड हैं आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं कि सही से आदमी निकल पा रहा है। सीवर 2019 में चालू होना था, कहाँ है सीवर? आपके कारण, आपका कहाँ घोटाला था, कहाँ क्या था, उसके कारण आज पूरे बुराड़ी विधानसभा की जनता त्रस्त हो रही है। कहाँ किसने ऊपर भ्रष्टाचार किया कि आपको फंड नहीं मिला, जबकि 1 साल का 73,000 करोड़ रुपया पूरी दिल्ली का फंड है। उस हिसाब से एक विधानसभा में 1,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा 1 साल का फंड आता है, और सांसद का सिर्फ 5 करोड़ फंड आता है, जिसमें 10 विधानसभा है। अब आप बताइए, 10 विधानसभा में 5 करोड़ रुपया और एक विधानसभा में 1,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आता हो, उसके बाद भी 10 साल में जो स्थिति हुई है, तो ये शर्मनाक नहीं है? तभी तो मैं बुराड़ी की जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ कि आपके अंदर बहुत सहने की शक्ति है, और सहने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। जो व्यक्ति घर द्वार बेच करके, मकान बना करके अपने मकानों में रह रहा है, वो बेच के फिर दूसरे जगह तो जा नहीं सकता, क्योंकि पूरी दिल्ली की यही हालत है। बुराड़ी के अंदर जो पार्कों की संख्या, आप भी निगम पार्षद रही हैं, तो पार्कों की संख्या कितनी है? आप लोग जब निगम में थे तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगता था कि 15 साल से बीजेपी ने जो है कि दिल्ली को नरक बना दिया है, सफाई नहीं होती है। तो आज आप तो लोग जाते हैं क्षेत्र में, हम भी जाते हैं, आपको कितनी सफाई देखने को मिलती है? देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छा किए। हाँ। क्योंकि मुझे विधानसभा की तरफ फंड तो था नहीं। हाँ। लेकिन फिर भी आप देखे होंगे बंगाली कॉलोनी में कहाँ कूड़े का ढेर रहता था 2017 से पहले। मैं चुनाव जीतते सबसे पहले वहाँ कॉम्पैक्टर मशीन लगाई, और एक नहीं अब 3-3 मशीन, और तीनों मेरे कार्यकाल का ही हैं। पहले 2, उसके बाद 1, और 2017 में ही हम इसको कॉम्पैक्टर मशीन लगवाए, और तुरंत ही आदेश गुप्ता जी जब महापौर बने तो उनसे मैं उद्घाटन करवाई। और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सबसे पहला कॉम्पैक्टर हम लेके आए थे। तो काम करने की क्षमता थी हमारे अंदर, पैसा नहीं था हमारे पास जी। दूसरा, हम मलेरिया डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बनाए ताकि मलेरिया का पूरा इंतजाम हो, वहाँ पे छिड़काव हो, सब कुछ अच्छा हो। मैं दूसरी चीज़ भी बना सकती थी ना, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ साफ सफाई को लेकर के थोड़ा दिक्कत ना हो, मलेरिया का मच्छर ज़्यादा ना हो, डेंगू ना फैले, सबसे पहले मलेरिया डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बनवाई। फिर जो कर्मचारी हमारे काम करते थे वो रोड पे बैठ के बीमार ना हो, उसके लिए मैंने बिल्डिंग बनाई। जगतपुर में जो हमारा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसकी बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर थी। फंड नहीं रहते हुए भी प्रशासन से कैसे हाथ पैर जोड़ करके मैं ले करके आई और उस स्कूल को पूरा रेनोवेट का काम करवाई। ऐसे ही झड़ौदा स्कूल में खेलने के लिए बच्चे को अच्छा ग्राउंड नहीं था, पूरा जितना भी झोपड़ी झगड़ी इधर था इधर उधर सब साफ करा करके और पूरे में टाइल बिछा करके, और आए बच्चा बहुत अच्छा से खेलता है, लगता है कि स्कूल है। हमारे कार्यकाल में बच्चे 100% यूनिफॉर्म में आना शुरू किए, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे साहब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक में हमारे प्रधानमंत्री जी का योजना था कि डीडीए के द्वारा हम रजिस्ट्री का अनऑथराइज कॉलोनी में 1731 कॉलोनी में रजिस्ट्री का व्यवस्था दें। तो डीडीए के द्वारा हम वहाँ एक ऑफिस खुलवाए। हमारे यहाँ माननीय हरदीप सिंह पुरी जी आए थे, उनसे हम लोग बोले कि हमारी बहुत बड़ी आबादी है यहाँ, तो कैसे हो सकता है हमारी रजिस्ट्री का काम। बोले कोई बात नहीं, तो हम वो स्थान दिए और उसमें खुला 1 फ्लोर पूरे में रजिस्ट्री का सिस्टम बैठा। जिनको अच्छा लगा वो उन्होंने रजिस्ट्री का काम करवाया, जिन्हें लोग बहकाते रहे वो नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि और ऐसे कई सारे, जहाँ लाल डोरा में हम काम करवा सकते थे, जगतपुर में नहीं कुछ तो हम 10 गलियां बनवाए होंगे। ऐसे ही मैं जहाँ काम करते, स्ट्रीट लाइट जितना भी एमसीडी के अंतर्गत आता था, फिरनी रोड आ रहा था, सब पे लगाई। सांसद जी से पैसा लेके हम बेंच लगवाए। आज भी आप बेंच जाते होंगे जमुना किनारे, मंदिरों में, सब जगह मिलता होगा बेंच। बाद में आप नाम मिटो करके लिख दीजिए, वो बात नहीं है, लेकिन वो हमारे सांसद जी का दिया हुआ मेरे कार्यकाल का था। कैमरा सीसीटीवी लगवाए, उसको भी कई बार इनके जल बोर्ड वाले सब लोग तोड़ ताड़ दिए।
लेकिन फिर भी देखिए, मुझे लगता है नहीं फंड रहते हुए भी हम 7 करोड़ रुपया का काम करवाए। बहुत फिर मुझे हरदयाल लाइब्रेरी में मैं थी, तो 104 साल पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर थी। 1,70,000 बुक्स और रेयर बुक्स 8,000 बुक्स था वहाँ, पानी गिरता था। वहाँ भी हम एलजी साहब से 3 करोड़ रुपया फंड लेकर के पूरे बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम करवाए, ताकि वहाँ की बुक्स, हमारी जो धरोहर है, वो सुरक्षित रहे। मैम, मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है दिल्ली के अंदर, और बुराड़ी विधानसभा में आप बता सकते हैं कि कितनी मोहल्ला क्लिनिक जो है सही मायने में अच्छी तरह से जो चल रही हूँ? क्योंकि आपके पास तो फिर भी लिस्ट होगा कि कितनी मोहल्ला क्लिनिक बने थे बुराड़ी विधानसभा के अंदर। देखिए, गिनती आप जितनी भी कर लें जी, ठीक है ना, और इस पे क्या टिप्पणी हम कर सकते हैं? वो तो जनता खुद ही बता रही है, जो इधर से उधर भाग रही है जनता हमारी। कभी हिंदू राव, कभी नई दिल्ली, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ। और अगर यहाँ ही हमारा ट्रीटमेंट हो जाता तो फिर मैक्स और फोर्टिस में जाने की क्या ज़रूरत थी? लोग परेशान होके ही तो जा रहे हैं, घर दुआर बेच रहे हैं। किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किसी का किडनी डैमेज हो रहा है, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर यहाँ मोहल्ला क्लिनिक सारा ट्रीटमेंट कर देती तो क्या ज़रूरत था लोगों को हमसे और आपसे पैरवी करने की? मुझे कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस टाइम हम 5 लोगों को इधर उधर व्यवस्था नहीं करवाते होंगे। मैम, बहुत ही बड़ा एक सवाल है कि आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड जो है देश में हर जगह तो लागू है, लेकिन दिल्ली के अंदर और बंगाल के अंदर लागू नहीं है। और बुराड़ी में जो है काफ़ी जो है कि गरीब तबके के भी लोग रहते हैं, जो निम्न मध्यम परिवार के। इसका तो बहुत बड़ा मुद्दा है सिद्धार्थ जी। तो आपको याद होगा, मीडिया के माध्यम से आपको पता भी चला होगा कि कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उस टाइम केजरीवाल जी बोले कि 500 रुपया लोग लेकर के आते हैं दिल्ली के अंदर और 5 लाख का ट्रीटमेंट करा के यूपी बिहार के लोग चले जाते हैं। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठे थे, उस कुर्सी पे भी उत्तर प्रदेश बिहार का ही देन था। क्योंकि आज भी दिल्ली के अंदर अगर आपको यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत थी तो आपको यूपी बिहार के लोगों को चुनाव ही नहीं लड़वाना चाहिए था। और भरपूर लोगों ने आपको समर्थन दिया, 1 बार नहीं 3 बार, कि अब अच्छा करेंगे, अब अच्छा करेंगे, अब अच्छा करेंगे। आप उनके साथ ही खिलवाड़ करके दिल्ली में ही 5 लाख का आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दिए। अगर आप लागू करते तो लोगों को व्यवस्था अच्छा मिलता, तो आप ये तो कह सकते थे ना कि चलो हम भी दिल्ली में 5 लाख का आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं। आप तो और उल्टा बोल दिए कि लोग आते हैं और इलाज करा के चले जाते हैं। तो आप हमारे लिए तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं। तो हम जनता अब चौथा बार आपको क्यों दें? और जनता मन बनाए हुए बैठी हुई है। वो तो जब कोई भी आता है हमारे क्षेत्र में तो लोग देखने के लिए वैसे भी चले जाते हैं। शायद मुझे लगता है कल मुकुंदपुर में ऐसे भी लोग देखने गए होंगे कि केजरीवाल जी अब आए हैं जेल से तो कैसे लग रहे हैं। कि मुख्यमंत्री जी का चेहरा देख लें पास से, पहले के जो मुख्यमंत्री, हाँ, कैसे लग रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं अगर मेरा नेता, मैं पार्टी में एक पार्षद हूँ रही, और मेरा नेता अगर मुझे समर्थन नहीं करेगा तो मैं कितना काम कर लूँगी। जी बिल्कुल। और अगर मुझे ऊपर का सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत काम कर सकते हैं। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ विधायक जी से कि आपको ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि आप पूरा विधानसभा एक बार में खोद देते हैं पूरा, और फिर सब स्थगित हो जाता है। तो मैम, आखिरी सवाल की, बुराड़ी के अंदर जब आपकी पार्टी की तरफ से जब कैंडिडेट उतारा जाएगा तो मुख्य मुद्दे जो आप लोगों के क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो मुद्दा है, सांसद जी भी कह के गए हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम साफ पानी देंगे जी, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है।
300 यूनिट बिजली वाली जो हमारे मोदी जी बोले हैं, एक वो करेंगे। तीसरा, प्रदूषण से राहत दिलाने की पूरी पूरी कोशिश। चौथी, जाम मुक्त बुराड़ी विधानसभा। और पांचवी मैं बताती हूँ कि बसों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो, कम नहीं। और एक बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि बुराड़ी विधानसभा में भी मेट्रो स्टेशन से हमारी जनता उतर करके और यहाँ से आया और जाया करेगी। सारा कुछ कंप्लीट है, मुझे लग रहा है जनवरी में ही इसका उद्घाटन हो जाए। तो ऐसे कई सारी सुविधाएं, और मोदी जी की इतनी सारी सुकन्या योजना, महिलाओं के लिए काफ़ी सारे रोजगार, और 3 करोड़ महिलाओं को, मिनिमम 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने का जो संकल्प लेकर के मोदी जी हम सबको भेजे हैं क्षेत्र में, वो भी चल रहा है। हम भी कह सकते हैं कि मोदी जी उज्ज्वला योजना के तहत हमारी कई बहनों को धुआं से बचाए। जिस धुआं से हमारी बहनें बीमार हो जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे, उस घर में अब गैस का चूल्हा से खाना बनाती हैं। और दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी योजना आई कि जिससे आज उसी धुएं को पी करके हम बीमार हो रहे हैं। तो कितना अंतर है, हम तो लाखों उदाहरण दे सकते हैं। अगर आपसे मैं बात करना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएं, और ऐसा नहीं कि लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं। आए लाभ, मुझे लोग कहते हैं कि गरीबों को लेके लिए हम क्या कर रहे हैं। आज तक कौन ऐसा सरकार आया जिसने गरीबों को 10-10 हज़ार की चिंता की हो कि कोरोना में इनके घर उजड़ गए होंगे, इन्हें 10,000 रुपया दो, ये अपना रोजगार सब्जी बेचेंगे, ये चूड़ी बेचेंगे, ये कुछ और बेच के काम कर लेंगे, घर चला लेंगे, ठेला चला लेंगे, रिक्शा पर कुछ बेच लेंगे। किसने चिंता की? और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो पहले से केजरीवाल जी संयोजक हैं, इस पर जरूर अपना चिंतन करेंगे। और एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, इतने सरकार आए और गए, किसी ने 33% महिलाओं के ऊपर चिंता की कि हमारी तीसरी कुर्सी पे एक महिला होनी चाहिए? लेकिन मोदी जी का कहना था कि हमारी तीसरी कुर्सी पे एक महिला होनी चाहिए, प्रत्येक जगह, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। आप इन चीजों से क्यों घबरा गए? क्या आपकी माँ महिला नहीं थी? अब तो उन्होंने, आपकी माँ प्रधानमंत्री बनी तब तो बहुत अच्छी, दूसरी महिला नहीं बननी चाहिए। तो ये, इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी के दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। आज लोग कहते हैं पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। हमारा संगठन जो भाजपा का है, भाजपा चुनाव लड़ेगी तो इस बार बता देगी। लोग शोर मचा रखे हैं जेडीयू लड़ेगी कि भाजपा लड़ेगी। जी, ये इस पर बड़ा कंफ्यूजन है कि बुराड़ी में आखिर लड़ कौन रहा है, जेडीयू या भाजपा? भाजपा लड़ेगी। हाँ, तो ठीक है ना। और जीतेगी भी इस बार का रिकॉर्ड भाजपा तोड़ेगी। जो लगातार जो बुराड़ी के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, तो जो पहले 2 बार भाजपा के विधायक रहे हैं, तो और अब जो है कि लगातार आम आदमी पार्टी के हैं, तो क्या लग रहा है कि दोबारा से वो रिकॉर्ड फिर से वापस आप लोग ला पाएंगे? आप बुराड़ी की अगर बात कर रहे हैं, हाँ, मैं इस सीट की बात कर रहा हूँ। तो बुराड़ी में इस बार मैं फिर से कह रही हूँ कि इस बार भाजपा आएगी। कैंडिडेट कोई भी हो, आएगी भाजपा। भाजपा जरूर आएगी, जरूर आएगी। आप बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका। ये थी रेखा सिन्हा जी। कैसा लगा ये कार्यक्रम? दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।